तो कहानी की शुरुआत में डेव नाम के एक आदमी को अचानक से माइक नाम के एक यूएस एम्बेसडर का अफगानिस्तान से कॉल आता है, जो उसको बताता है कि उनके बेस पर कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था और उनके काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। इवन उनकी भेजी गई स्पाई फैमिली के ऊपर भी उन लोगों ने अटैक कर दिया था और किसी भी हाल में अभी माइक उस स्पाई फैमिली यानी कि वोल्टर फैमिली को बचाना चाहता था। वोल्टर फैमिली के बारे में आर्मी के ज्यादातर सभी लोग जानते थे, क्योंकि काफी सालों से वोल्टर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एज ए स्पाई रहकर वहाँ के सीक्रेट टेरर अटैक्स के बारे में पता करके टाइम पर यूएस ऑफिशियल्स को बता देता था। और उनको बचाने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि वोल्टर की फैमिली में वोल्टर का 13 साल का बेटा और एक 5 साल की बेटी भी शामिल थी। उन्होंने पहले ही यूएस के लिए बहुत कुछ करा था और ऐसे में वो किसी भी बच्चे को इस तरह से मरते हुए नहीं छोड़ सकते थे। वहीं जंगलों के बीच में वोल्टर काफी ज्यादा घायल हालत में अपनी फैमिली के साथ कार चलाते हुए जंगल के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा होता है। अब शुरू में वैसे तो डेव इस मिशन के लिए नहीं मानता, क्योंकि इससे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, पर माइक उसको ये पूछकर मना लेता है कि अगर डेव की फैमिली इस सिचुएशन में फंसी होती तो उसको कैसा लगता। माइक के बेस पर भी काफी सारे तालिबानियों ने हमला कर दिया था, इसलिए वो भी तुरंत वोल्टर की फैमिली के लिए मदद भेजने को बोलकर कॉल कट करता है और अपने सामान को पैक करके निकलने लगता है। वहीं डेव भी तुरंत ही अब जॉन नाम के एक बहुत बड़े एजेंट को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और उससे वोल्टर फैमिली के लिए एक रेस्क्यू मिशन चलाने को कहता है। जॉन ने भी तब तुरंत ही अपने सबसे बेस्ट टीम वॉर हॉर्स टीम को वोल्टर फैमिली की लास्ट लोकेशन की तरफ जाने को कह दिया था और जल्दी ही वॉर हॉर्स टीम पूरी तैयारी के साथ अफगानिस्तान के जंगलों वाले इलाकों की तरफ निकल चुके थे। उन्हें बस इतना पता था कि वोल्टर की फैमिली लास्ट टाइम एक ग्रीन कलर की कार से अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जाने के लिए निकली थी। अब जैसे ही वॉर हॉर्स टीम का चॉपर अफगानिस्तान के जंगलों के पास पहुंचता है, वैसे ही पास की एक पहाड़ी में मौजूद एक टेररिस्ट बजूका की मदद से उनके हेलीकॉप्टर पर सडनली अटैक करता है, जिससे हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर जमीन पर क्रैश करने वाला था। वो क्रैश इतना ज्यादा खतरनाक था कि बस एक सोल्जर मार्को के अलावा किसी को हेलीकॉप्टर से बाहर कूदने का टाइम नहीं मिलता और बस मार्को ही ऐसा होता है जो हेलीकॉप्टर से टाइम पर कूदकर जैसे तैसे खुद की जान बचा पाता है। उसके बाकी सारे साथी तो हेलीकॉप्टर के जमीन से टकराते ही धमाके में मारे गए थे। मार्को खुद ही वॉर हॉर्स टीम का लीडर था और उसको वॉर हॉर्स 1 के नाम से जाना जाता था। सडनली अटैक होने के बाद शुरू में तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, पर अभी वो जैसे तैसे खुद को होश में लाता है और कुछ सोचते हुए हेलीकॉप्टर के बर्बाद हो चुके मलबे के पास जाता है। उसको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद उसका कोई ना कोई और साथी तो जिंदा बचा होगा। वो काफी देर तक हेलीकॉप्टर के पास रहकर किसी रिस्पांस के आने का वेट करता रहता है, लेकिन अफसोस उसको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता, जिससे मार्को को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आर्मी में रहकर आपके साथी ही एक तरह से आपकी फैमिलीज बन जाते हैं। और अब क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए जैसे तैसे वो अपने पास मौजूद कम्युनिकेशन डिवाइस को सही करता है और अपने हेडक्वार्टर्स यानी जॉन के पास कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे बाकी सबको भी इस सडन अटैक और बाकी सभी सोल्जर्स की डेथ के बारे में पता चल गया था। तब भी मार्को उन लोगों से सैटेलाइट्स के थ्रू हेलीकॉप्टर के मलबे को सही से देखने को कहता है, ताकि उसको किसी के जिंदा होने के सबूत मिल सके। लेकिन सच में मार्को की टीम में से कोई और जिंदा नहीं बचा था और ये बात जानकर मार्को को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपने साथियों से बात करते हुए ही अचानक से 3 टेररिस्ट को पास के एक क्लिफ पर नोटिस करता है, जिसमें से एक ने उनके हेलीकॉप्टर की तरफ बाजूका चलाई थी। उनको देखने के बाद मार्को को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तब मार्को तुरंत ही अपने लिए कवर ढूंढता है और उनमें से 2 को बहुत आराम से मार गिराता है, लेकिन वो तीसरा बंदा किसी तरह से खुद को बचा लेता है और उसने अपने बाकी सारे साथियों को कांटेक्ट करके उन्हें अपने पास बुला लिया। तब मार्को का एक साथी कैसल उसको सैटेलाइट से देखकर मार्को को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसकी तरफ 30 से 40 टेररिस्ट उसको जान से मारने के लिए आ रहे थे। कैसल तब मार्को को उनकी फोर्स के वहां आने तक छुपे रहने के लिए कहता है, मगर मार्को काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो उसके इस ऑर्डर को मानने से मना कर देता है और लड़ाई की तैयारी करने लगता है। तब मार्को से खुद उनका कमांडर जॉन बात करता है, क्योंकि वो अभी मार्को जैसे बेस्ट सोल्जर को नहीं खोना चाहता था और उसको कहीं न कहीं मार्को के बाकी सोल्जर्स के मारे जाने का भी काफी ज्यादा दुख था। तब मार्को भी इस बात को समझता है और अभी टेररिस्ट पर अटैक ना करने का डिसाइड करता है, पर तब तक वहाँ पर वो टेररिस्ट आ गए थे और उनकी नजर मार्को के ऊपर भी पड़ गई थी। वो मार्को की तरफ फायर करने की कोशिश करते हैं और इसलिए मजबूरन मार्को को भी उनकी तरफ फायर करना पड़ा।
और वो कुछ टेररिस्ट को मारकर वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए तब वो एक क्लिफ के पास जाकर छुप गया था और वहाँ से वो मौका देख देख कर टेररिस्ट के ऊपर फायर कर रहा था। तब कुछ और टेररिस्ट भी मारे जाते हैं, लेकिन फिलहाल मार्को के पास बहुत कम गोलियां बची थीं और उतनी गोलियों से सभी टेररिस्ट को मारना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए तब अपनी जान बचाने के लिए मार्को ने उस क्लिफ से नीचे बहती हुई नदी में छलांग लगा दी और बहते हुए पानी के साथ जाने लगता है। उन टेररिस्ट के हिसाब से इतने ऊपर से उस नदी में कूदकर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था, इसलिए वो मार्को को मरा हुआ समझकर अब वहाँ से चले गए थे। लेकिन बदले की आग में मार्को ने इस डाइव को भी सरवाइव कर लिया था और थोड़ी ही देर में वो नदी के किनारे जंगल के पास ही निकल गया। मार्को तब तुरंत ही सावधानी के साथ आगे चलना चालू कर देता है और तब रास्ते में उसको एक कार दिखाई देती है जिसके पास में कुछ लोग मरे हुए पड़े थे और उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि खुद वोल्टर की फैमिली थी। उन टेररिस्ट ने वोल्टर की पूरी फैमिली को जान से मार दिया था और उसकी फैमिली में बस वोल्टर और उसकी 6 साल की बेटी जोए जिंदा बची थी। वोल्टर की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है और जल्दी ही वो भी मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले वो मार्को से उसकी बेटी जोए की जान बचाने को कहता है। अब वैसे तो मार्को वोल्टर की जान को भी बचाना चाहता था, पर क्योंकि वो जानता था कि वोल्टर को अब नहीं बचाया जा सकता, इसलिए वो जोए को ही अपने साथ लेकर जंगल में सेफ स्पॉट को ढूंढने लगता है। जोए इतनी ज्यादा इनोसेंट थी कि उसको यही लग रहा था कि उसके माँ बाप और ज्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं, पर अभी मार्को भी डर के मारे उसको सच्चाई नहीं बताता और उसके साथ सीधा इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में वो सारे टेररिस्ट वोल्टर की कार के पास आ जाते हैं ताकि वो कंफर्म कर सकें कि सच में वोल्टर और उसकी फैमिली मारी गई है। उस समय पर उनका लीडर रादम भी उनके साथ था। रादम वोल्टर को मरा हुआ देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसका साथी उसके पास जोए के गायब होने के बारे में बताता है और साथ ही उसको पास में ही मार्को के शूज के निशान भी मिले थे, जिससे कहीं न कहीं रादम और बाकी टेररिस्ट को ये बात समझ आ गई थी कि मार्को अभी भी जिंदा है और जोए उसके साथ में ही है। इसलिए तब रदम तुरंत ही सबको जल्द से जल्द जोए और मार्को को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन उसकी टीम का एक आदमी वोल्टर फैमिली की लाशों के साथ फोटो खींच रहा था। वहीं जब जोए और मार्को आगे बढ़ रहे थे तब जोए को कहीं न कहीं उसके फादर की मौत के बारे में समझ आ जाता है। उसके हिसाब से जिन लोगों ने उसकी फैमिली को मारा था वो काफी ज्यादा बुरे लोग थे, क्योंकि उसके पिता ने बचपन से उसको सिखाया था कि जो लोग इनोसेंट पीपल को परेशान करते हैं वो क्रिमिनल होते हैं। वो मार्को को भी ये सलाह देती है कि वो उन लोगों को उनकी तरह बुरा बनकर ना मारे, बल्कि बस उन्हें पकड़ ले। मार्को जोए की ऐसी मासूमियत भरी बातें सुनकर काफी शौक तो था, पर अभी वो जोए को समझाता है कि वो लोग बुरे हैं और हो सकता है कि जोए की ही जान बचाने के लिए शायद उसे उन्हें जान से मारना पड़े। जोए भी तब इस पर मान जाती है। तब आगे चलते हुए मार्को को काफी जगह पर कुछ लैंडमाइन ट्रैप्स दिखाई देते हैं, जिन्हें वो बहुत ही आराम से डिसेबल कर देता है और जोए के साथ आगे बढ़ता रहता है। वो जोए को भी सावधान रहने के लिए कह रहा था, क्योंकि अभी भी रदम ने अपने आदमियों को उनके पीछे छोड़ दिया था। तभी अचानक मार्को की नजर पास में मौजूद क्लिफ पर पड़ती है, जिसमें रदम के 2 आदमी खड़े होकर उन्हें ही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तब मार्को जोए को नीचे ही रहने को कहकर खुद चुपचाप ऊपर जाता है और बहुत साइलेंटली बड़े आराम से उन दोनों टेररिस्ट को मौत के घाट उतार देता है। वहीं रदम भी जंगल के हर रास्ते पर अपने साथियों को भेज चुका था ताकि किसी भी हाल में मार्को और जोए को पकड़ा जा सके, पर मार्को और जोए काफी ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। तब एक बार स्कोप से देखने के दौरान जोए एक टेररिस्ट को पहचान लेती है, जिसने उसके मम्मी पापा और भाई को जान से मारा था। मार्को को तब जोए के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन अभी वो जोए को संभालता है और आगे बढ़ने लगता है। वो क्लिफ से थोड़ा सा ऊपर आ गया था और इसलिए वो वापस से कैसल और अपने हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट करके जल्द से जल्द मदद भेजने को कहता है, क्योंकि दुश्मनों ने लगभग उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। पर अभी कैसल उसको बताता है कि मार्को की करंट लोकेशन पर वो मदद नहीं भेज सकते और अभी कुछ किलोमीटर का सफर और तय करना पड़ेगा और उसके बाद ही कैसल और उसके बाकी सब साथी उसकी मदद कर पाएंगे। फिलहाल कोई और चॉइस ना होने पर मार्को इसके लिए भी मान जाता है, लेकिन रात होते होते जोए अब काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए मार्को तब उसके साथ एक केव के अंदर रुकने का डिसाइड करता है। उसके अंदर जाकर उसने केव के बाहर कुछ लैंडमाइन ट्रैप्स को भी लगा दिया था, ताकि अगर रदम और उसके साथी वहां पर आने की कोशिश करें तो धमाके में मारे जाएं, या फिर धमाका होने की वजह से मार्को को सही टाइम पर उनके बारे में पता चल जाए। तब सोने से पहले जोए मार्को से काफी सारे सवाल करती है। वो जानना चाहती थी कि मार्को वहां पर क्यों आया था,
तब मार्को भी उसको बताना चालू करता है कि कैसे उसकी और उसकी टीम को वोल्टर और उसकी फैमिली को बचाने का मिशन मिला था और वो एक चॉपर में बैठकर बड़े आराम से उनके पास आ रहे थे, लेकिन अचानक से उनके चॉपर पर एक बाजूका आकर लगी और चॉपर क्रैश हो गया। मार्को की जान बस इसी वजह से बच पाई थी क्योंकि किस्मत से वक्त रहते वो चॉपर से कूद गया था। इस पर जोए तब मार्को को फॉलन एंजल बोलती है जो उसकी मदद करने आया था, लेकिन मार्को के हिसाब से वो कोई एंजल नहीं था। तब जोए मार्को को एक सुपर हीरो कहानी सुनाने के लिए कहती है, जिस पर मार्को उसके अपने एक दोस्त अजीज की कहानी सुनाता है जो एक मुस्लिम सोल्जर था और उसके जितना बहादुर इंसान आज तक मार्को ने नहीं देखा था। अजीज ने एक बार एक ट्रक में बैठकर दुश्मनों के पूरे कस्बे को ही उड़ा दिया था, साथ ही मार्को की जान भी बचाई थी, पर उस लड़ाई के दौरान अजीज सरवाइव नहीं कर पाया था। मार्को के लिए वही उसका सुपर हीरो था और वो अजीज का काफी शुक्रगुजार था। खैर अब अगली सुबह जब मार्को और जोए कैब से निकलकर बाहर जाते हैं तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट आ जाता है, जिसको देखते ही अगले पल मार्को ने उसके फेस पर एक नाइफ फेंक दिया था और बाद में उसको काफी बार स्टैब करके खत्म कर दिया था। जोए ये देखकर थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि उसको अब उसकी फैमिली के मौत के विजन्स आने लग गए थे, लेकिन तब मार्को उसको जैसे तैसे संभालता है और बाकी किसी टेररिस्ट के वहां आने से पहले ही वो जोए को लेकर वहां से निकल गया। वो जोए को पास की एक दूसरी क्लिफ के पास लेकर आ गया था और उसके थोड़ी ही देर बाद कुछ और टेररिस्ट उस केव के पास पहुंच गए थे। वो वहां पर अपने साथी की लाश को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी उनमें से एक उस लैंडमाइन के ट्रैप में फंस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं अब एक रिवर के पास जब मार्को हाथ धो रहा था तभी वो जोए को नोटिस करता है कि वो मार्को की तरफ नाइफ फेंकने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मार्को उसको रोकता है, पर क्योंकि अभी की सिचुएशंस काफी ज्यादा नाजुक थी और कभी भी कुछ भी हो सकता था, इसलिए तब जोए के डिटर्मिनेशन को देखते हुए मार्को उसको नाइफ फेंकना सिखाने लगता है और थोड़ी ही देर में जोए बड़े आराम से नकली नाइफ फेंकना सीख गई थी। इसलिए मार्को तब उसको एक असली नाइफ देकर फेंकने के लिए कहता है और जोए तब एक ही बार में एकदम परफेक्ट निशाना लगाती है। इसके बाद मार्को उसको लेकर वापस आगे बढ़ने लग गया था। वहीं रदम के साथी अभी भी पूरे जंगल में फैले हुए थे और लगातार मार्को और जोए को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे, पर मार्को और जोए सावधानी के साथ आराम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जोए के पास उसकी लुई नाम की एक डॉग की डॉल होती है जिसको उसकी माँ ने उसको दिया था और प्रॉमिस किया था कि अमेरिका जाने पर वो उसको एक रियल लुई खरीद कर देगी। जोए को अभी उसकी माँ की काफी ज्यादा याद आ रही थी और उनकी मौत की वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तब मार्को उसको समझाता है कि हर इंसान को एक न एक दिन मरना है, जो सुनने के बाद जोए थोड़ा शांत हो जाती है और मार्को से वादा करता है कि वो किसी भी हाल में जोए को इस जगह से जिंदा निकाल कर रहेगा। वहीं अब तक रदम अपने साथियों के साथ लगभग मार्को तक पहुंच ही गया था और थोड़ी ही देर बाद मार्को अपनी दूरबीन से टेररिस्ट को देख रहा होता है। तभी जोए धोखे से थोड़ी सी आवाज कर देती है और उसके सामने रदम खुद आ जाता है जिसके हाथ में एक गन थी और अभी जोए और मार्को को पता नहीं होता कि यही रदम और उसके टेररिस्ट ग्रुप का लीडर है, लेकिन उसके बाद भी मार्को उसको देखते ही गन पॉइंट पर ले लेता है। तब रदम उसके सामने ऐसे दिखाता है जैसे वो बस एक नॉर्मल सिविलियन हो और उस जगह से गुजर रहा हो। साथ ही वो झूठ भी बोलता है कि उसने गन बस इस वजह से रखी हुई है क्योंकि आसपास के एरिया में काफी सारे टेररिस्ट हैं। वैसे मार्को उसके ऊपर भरोसा करना तो नहीं चाहता था, पर वो उसके ऊपर भरोसा कर लेता है। रदम तब उसको फंसाने के लिए उसको अपने घर ले जाने की बात करने लगा ताकि जोए और मार्को कुछ खा सके। शुरू में मार्को इसके लिए नहीं मानता, पर क्योंकि जोए ने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था इस वजह से मार्को उसके लिए रदम के साथ उसके घर में जाने के लिए मान जाता है। तभी मार्को से कैसल भी कांटेक्ट करके मार्को को उस लोकेशन के बारे में बताता है जहां उनकी इवैक्यूएशन टीम आने वाली थी। कैसल ने मार्को को वहां पर टाइम पर आने को कहा था। इस पर मार्को भी मान गया, पर क्योंकि अभी टीम को आने में काफी टाइम था इसलिए मार्को पहले जोए को लेकर रदम के साथ उसके घर की तरफ जाने लगता है। फिलहाल मार्को को अभी इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद ही मुसीबत के घर दावत पर जा रहा था और अभी काफी सारे टेररिस्ट ने उन्हें घेर रखा है। अब जैसे ही वो टेररिस्ट उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तब मार्को तुरंत ही पोजीशन लेकर एक एक करके उन्हें जान से मारने लगता है और उसको ऐसे करते हुए रदम भी देख रहा था जो फिलहाल जोए को किडनैप करके वहां से ले गया। और जैसे ही मार्को को इस बारे में पता चला कि रदम खुद ही उस टेररिस्ट ग्रुप का लीडर है तब उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। पर जैसे ही रदम ने उसको बताया था कि उसका घर पास में ही है इसलिए मार्को उसके गांव को ढूंढने लगता है। जल्दी ही वो रदम के गांव को ढूंढते हुए उसके एंट्रेंस पर पहुंच गया जहां वो उस गांव के गार्ड को जान से मारने के बाद उसके कपड़े खुद पहन लेता है और अंदर जाकर एक दूसरे टेररिस्ट को गन पॉइंट पर लेकर जोए के बारे में पूछने लगता है। तब उस आदमी को भी ना चाहते हुए मार्को को रदम के बेस की तरफ लेकर जाना पड़ा
जहां रास्ते में मार्को के ऊपर रदम के काफी साथी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेशल फोर्सेस में होने की वजह से मार्को अलग ही लेवल पर ट्रेंड था। उसने बहुत आराम से काफी सारे टेररिस्ट को जान से मार दिया, लेकिन इसके बावजूद वो एकदम काम होता है। लेकिन अभी वो मेन बेस के बाहर पहुंचा ही होता है कि तभी उसकी लड़ाई रदम के सबसे फाइनेस्ट मैन तरात से होने लगती है। मार्को के थके होने की वजह से तरात के पास एडवांटेज था और उसने मार्को को बहुत बुरी तरह से पेला था। वो अभी मार्को को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ रदम आकर उसको रोक देता है। रदम मार्को को अपने साथ एक रूम में ले जाकर उसको बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए उस लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है जहाँ पर उसके बाकी साथी आने वाले थे, लेकिन मार्को उसको कुछ भी नहीं बताता। रदम सच में अमेरिकन से काफी ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स ने एक बार उसके गांव पर अटैक करके काफी सारे टेररिस्ट को जान से मारा था, जिसमें रदम के माँ बाप भी शामिल थे। वो अभी भी मार्को को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन मार्को उल्टा रदम को ही धमकाता है कि रदम अब जिंदा तो अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकल पाएगा। और बगल वाले दूसरे रूम में रदम ने जोए को एक पिंजरे में डाला हुआ था, जिसके ऊपर रदम का ही एक साथी नजर रखे हुए था। वो जोए को गलत नजरों से देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे जोए डर कर जोर जोर से रोने लगी। इससे दूसरे रूम में मौजूद रदम का ध्यान भटक गया और मार्को को मौका मिलते ही वो एक आदमी से गन छीनकर तुरंत ही उस रूम से बाहर निकल गया। उसने तुरंत ही और भी बाकी सारे टेररिस्ट को जान से मार दिया और काफी सारी गोलियों को भी अपने पास रख लिया था, क्योंकि उसको पता था कि फिलहाल वो दुश्मनों के इलाके में है और उसके ऊपर कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। वो अभी भी लगातार और टेररिस्ट को जान से मार रहा था और किसी तरह से जोए के पास उसके रूम में चला जाता है। जोए ऐसी सिचुएशन में मार्को को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसके मुंह से मार्को के लिए पापा वर्ड ही निकला था, जो सुनने के बाद मार्को के मन में एक साथ काफी सारे इमोशंस उमड़ पड़ते हैं और वो धीरे धीरे जोए की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से रदम ने आकर मार्को को स्टेप कर दिया, मगर मार्को घायल होने के बाद भी अपनी पिस्टल निकालकर रदम की गर्दन पर शूट कर देता है, जिससे मौके पर ही रदम की मौत हो जाती है। पर इस बात से बाकी सारे टेररिस्ट काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और मार्को जब जोए को लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, तब वो उसके ऊपर काफी बार अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्को ने सच में वहां पर काफी सारी लाशें बिछा दी थी। अपने एक्सपीरियंस की वजह से उसको पता था कि ऐसी सिचुएशंस में वो बस फाइट करके ही जिंदा बच सकता है, इसलिए वो फाइट करते हुए जोए को लेकर जैसे तैसे गांव से बाहर आ गया। लेकिन वहां आते ही उसकी गोलियां पूरी तरह से खत्म हो गई थी और मार्को के पास भी भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो जल्द से जल्द जोए को अपनी गोद में उठाता है और घायल होने के बाद भी लगातार भागते हुए क्लिफ के ऊपर जाने लगता है, क्योंकि वहां पर जल्द ही इवैक्यूएशन टीम आने वाली थी। जोए भी मार्को की जान बचाना चाहती थी, इसलिए वो मार्को को बार बार मोटिवेट कर रही थी और मार्को भी ऊपर तक जाने में अपनी जी जान लगा देता है। लेकिन अब एक समय ऐसा आता है जब मार्को से और ज्यादा नहीं भागा जाता और वो थक कर बीच में ही बैठ जाता है। जोए भी उसकी हालत को समझ रही थी, इसलिए वो मार्को से एक नाइफ को लेती है और उसके बाकी टेररिस्ट की तरफ एम करके बैठ जाती है। और फिलहाल टेररिस्ट भी उन दोनों की तरफ धीरे धीरे आ ही रहे थे और मार्को की ऐसी हालत देखकर टेररिस्ट के कमांडर को लग रहा था कि अब वो पक्का जीत जाएंगे। वो अभी जोए को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तब जोए की जान बचाने के लिए मार्को ने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया था, क्योंकि उसने जोए से वादा किया था कि वो जोए को इस जंगल में मरने नहीं देगा। और अभी वो कमांडर गोली चला पाता उससे पहले उसकी आंख पर एक गोली आकर लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये काम असल में उसी इवैक्यूएशन टीम का था जो एकदम सही टाइम पर मार्को और जोए को बचाने के लिए आ गई थी। और फिलहाल अब वो एक एक करके उन सभी टेररिस्ट को खत्म कर देते हैं और अब जोए और मार्को को सेफली रेस्क्यू करके शहर में भिजवा दिया गया था। इसके साथ ही अब कहानी वहां से कुछ महीने आगे आती है, जहां मार्को ने अपनी जॉब को छोड़ दिया था, क्योंकि वो जोए के साथ नॉर्मली रहना चाहता है। उसने जोए को गोद ले लिया था ताकि वो उसको फैमिली का प्यार दे सके। हालांकि वो जानता था कि वो जोए को उसकी पुरानी फैमिली जैसी सिचुएशंस नहीं दे सकता, लेकिन वो जोए के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और फिलहाल वो जोए के लिए एक डॉग लेकर आता है जिसका नाम वो लुई रखता है और जोए को उसके साथ खेलकर काफी अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।